हाय फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पदरवी जलिका और गोल्जी उपकरण के बारे में देखा। आज हम लाइसोसोम कोशिकांग के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं। खोजकर्ता। सबसे पहले लाइसोसोम को किसने देखा? डी ड्यूवे ने। कब? 1955 में। याद रखना है हमें, लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूवे ने। ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसका क्या मतलब हुआ? जो ये क्या है? एक झिल्ली, बाहरी झिल्ली या ब्राहा आवरण, इसके अंदर कोई क्रियाएं होती है, उन कोशिकांग को हम क्या बोलते हैं? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। लेकिन ये क्या होती है? एक बाहरी आवरण, इसके अंदर एक आंतरिक आवरण और होता है। ये बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। और इस आंतरिक झिल्ली के अंदर जो क्रियाएं होती है कोशिकांग की, उसे हम कौन से कोशिकांग बोलते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। लेकिन लाइसोसोम कौन सा कोशिकांग है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक का। ये कौन कौन से, ये कोशिकांग कौन से हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। आगे देखते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट मतलब ऐसा पदार्थ जो कोशिकांग के लिए काम का ना हो, उसको कौन निपटाता है? लाइसोसोम। ये अपने अंदर उसको पचा लेता है और कोशिका को साफ कर देता है। यह बाहरी पदार्थ व कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ करता है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से आने वाला पदार्थ हो या फिर कोशिका का यूजलेस पदार्थ हो, उसको अपने अंदर पचा लेता है और कोशिका को बिल्कुल साफ कर देता है। आगे देखते हैं। लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें। याद रखना है हमें, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब अम्लीय नेचर का होता है, और ये सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है। इन पाचक एंजाइम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लाइसोसोम है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे समझाते हैं। ये लाइसोसोम है, तो इसको ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या अटैच होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके साथ क्या लगी होती है? गोल्जी उपकरण की ट्यूबल्स। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वेजिकल है, ये कौन सी क्रिएट करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लेकिन ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसकी वेजिकल को तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिक्रेट करेगा, लेकिन ये फिर ये गोल्जी उपकरण की ट्यूबल के अंदर प्रवेश करेगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और गोल्जी उपकरण है, इसको पैक करती है, मतलब इसका बाहरी आवरण बनाती है और पैकिंग करके इसको रिलीज करती है। तो ये क्या बन जाता है? लाइसोसोम। क्या बन जाता है? लाइसोसोम। तो हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन में किस किस का हाथ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्जी उपकरण, दोनों का ही हाथ है। ये दोनों की वजह से बनती है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिर्फ एंजाइम सिक्रेट करता है। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वेजिकल सिक्रेट करता है, एक वेजिकल फॉर्म में सिक्रेट करता है। और गोल्जी उपकरण इसको पैक करता है और इसको नाम देता है, मतलब ये लाइसोसोम है, इसका बाहरी आवरण बना देता है। आगे देखते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब आत्मघाती थैली का क्या मतलब हुआ, इसको हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं। ये क्या है? कोशिकांग है, यहाँ पर एक लाइसोसोम है, इसके आसपास है ना कोशिका की दूसरे कोशिकांग है या फिर कुछ पदार्थ बने हुए हैं। जब लाइसोसोम को पता चलता है ये कि ये आसपास के ये जो पदार्थ है या कोशिकांग है, ये अच्छे से क्रिया नहीं कर रही, या फिर मतलब इनका फंक्शनलिंग वर्क है ना, वो अच्छे से नहीं हो रहा, प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है, तो लाइसोसोम अपने अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इकट्ठा करता जाता है, मतलब पूरा बड़ा बना लेता है, फुल अपने अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अच्छे तरीके से भर देता है। और फिर जब पूरा बढ़ जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा फुल हो जाती है तो वो एकदम से फट जाता है। ये अपने अंदर हवा की तरह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इकट्ठा करता है, जैसे गुब्बारे में हवा इकट्ठी होती है। लेकिन
सामान्य से ज़्यादा हवा इकट्ठी होने पर गुब्बारा फटता है, वैसे लाइसोसोम फट जाता है और अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दूसरे कोशिकांग पर बिखरा देता है। और इन कोशिकांग जब अपना यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दूसरे कोशिकांग पर बिखरा देता है तो ये कोशिकांग क्या कर जाते हैं, लाइसिस हो जाते हैं या मर जाते हैं। और ये एरिया फिर क्या हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आत्मघाती प्रोसेस। मतलब लाइसोसोम है, इसने खुद को भी नष्ट कर दिया और आसपास की कोशिकाओं को भी नष्ट कर दिया, तो इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इस प्रोसेस, इस क्रिया के, इसके करने के काम की क्रिया को हम आत्मघाती कहते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलेंगे, आत्मघाती थैली, क्योंकि ये अपने आप को भी मारता है और अपने आसपास वाले दूसरे कोशिकाओं को भी मार देते हैं। आगे हम देखते हैं रीतिका। रीतिका नाम आता है तो हमारे दिमाग में पादप सेल आती है, पादप कोशिकाएं आती है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में भी प्रेजेंट होती है, पर उनमें बहुत ही छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। ये कौन सी सेल है, देखते हैं, ये पादप सेल है। पादप सेल में तो ये इतनी बड़ी होगी साइज में, और ये कौन सी है, जंतु सेल। जंतु सेल में या तो एब्सेंट होती है या फिर बिल्कुल ही छोटी सी होती है, न के बराबर। तो रीतिका सबसे ज्यादा अगर नाम आता है तो हम पादप सेल का ही नाम सोचते हैं, क्योंकि उनमें इनका कार्य ज्यादा है। आगे देखते हैं, इसे रसदानियां भी कहा जाता है। जो रीतिका है इसे हम क्या बोलते हैं, रसदानियां। रस का मतलब इसके अंदर कोई रस प्रेजेंट होता है, दानिया मतलब थैली। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना। ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में ये क्या है, रीतिका। रीतिका को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो इसकी बाहरी आवरण को हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। ये नाम हमें याद रखना है। रीतिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका रस, जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं, ये ठोस अथवा तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियां हैं। क्या है, ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां। इसका मतलब ये हुआ इनमें ठोस या तरल पदार्थ कुछ ना कुछ भरा रहता है। पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन इनमें होते हैं। इसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन होते हैं इसमें। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और ये पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। तो बड़ी होगी तो ये क्या करेगी, पादप कोशिकाओं को शेप प्रदान करेगी, आकृति प्रदान करेगी। साथ में ये जो रीतिका है ये पादप कोशिकाओं को दृढ़ता भी प्रदान करती है। क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। और इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसी वजह से पादप सेल है वो ज़्यादा गर्मी को सहन कर सकते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। गर्मियों में हमने देखा है कि पेड़ पौधों के ना पानी की कमी होने पर उनकी पत्तियां मुरझा जाती है। क्या हो जाती है, मुरझा, क्योंकि इनमें जो ये रीतिका है इसका पानी क्या हो जाता है, वाष्प हो जाता है और ये श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाती है। जैसे ये इनमें पानी उड़ गया और ये पादप सेल है, ये रीतिका थी, इसमें पानी क्या हो गया, वाष्प हो गया, ये श्रिंक हो गई। तो ये पादप सेल भी ऐसे ऐसे श्रिंक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, पत्तियां मुरझा जाएगी। लेकिन जैसे हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो वो उनकी पत्तियां फिर से लहराने लगती हैं, क्योंकि इस रीतिका में फिर से पानी की मात्रा पूरी हो जाती है और ये अपनी आकृति पहले जैसी ले लेती है। तो पादप सेल भी क्या हो जाती है, फूल जाती है और पेड़ पौधों की पत्तियां फिर से लहराने लगती हैं। तो इसका हम रीतिका का पादप कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण रोल है। अब आगे देखते हैं हम लवक। लवक किस में प्रेजेंट होता है, ये केवल पादप सेल में ही प्रेजेंट होता है, जंतु सेल में एब्सेंट होता है। ये जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, एब्सेंट। लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक क्या, कौन से ऑर्गेनल है, दोहरी झिल्ली ऑर्गेनल या कोशिकांग। मतलब ये बरहा झिल्ली होगी इनकी और ये आंतरिक झिल्ली, और इनकी क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, आंतरिक झिल्ली के अंदर। तो ये कौन से ऑर्गेनल है, कौन से कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब इसकी संरचना देखते हैं हम लवक की। ये किसकी संरचना है, लवक की। ये कौन सी होगी, इसकी बरहा झिल्ली, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ये इसकी आंतरिक झिल्ली होगी। इसके अंदर का ये जो पोर्शन है येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं।
और इसके अंदर कैरम की गोटियों के समान क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेना। और जब ये गोटियां इकट्ठी हो जाती है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाइक्लोइड। आगे देखते हैं, लवक की खोज सबसे पहले किसने की, लवक के खोजकर्ता कौन है, हैक्कल। और कब की, 1865 में। याद रखना है में, लवक के खोजकर्ता कौन है, हैक्कल। यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लवक का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अलावा खुद का डीएनए और राइबोसोम किसका था, माइटोकॉन्ड्रिया का, हमने पीछे देखा। लवक पादपों में भोजन बनाने और उसका संग्रहण करने में सहायता करता है। ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें पता है। बिना लवक के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं संपन्न हो पाती। अब देखते हैं, लवक है इसके आगे कई भागों में बना दिया गया, जैसे एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या बना दिए, लवक के भाग, अलग अलग भाग बना दिए। इनके बारे में जानते हैं। जो एल्यूरोप्लास्ट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। हमें थोड़े थोड़े देख लेना है। एमाइलोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए बी सी, अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल क्लोरोफिल कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वर्णक। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस लवक में जो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसी की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियों में, फलों में कलर उपस्थित होते हैं। जैसे हमने देखा गाजर लाल रंग की होती है, मिर्च हरे रंग की होती है, और ये लाल रंग की भी हो जाती है पकने के बाद में। इलायोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, तेल। फ्रेंड्स, आज के हम इतने कोशिकांग के बारे में देखेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा करेंगे तो फिर से वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।